नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे इंसान पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में एक उल्कापिंड की तरह आया, बहुत तेजी से चमका और महज 10 साल के अंदर पूरी ज्ञात दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने पूरी दुनिया पर इतना जबरदस्त असर डाला। 52 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अपनी मौत तक सिकंदर ने उस समय के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया था, जो ग्रीस से लेकर सीधे उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। और सबसे हैरानी वाली बात बताऊं, अपने पूरे सैन्य करियर में उसे कभी भी किसी भी युद्ध के मैदान में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। मतलब लिटरली एक पूरी तरह से अजेय अभियान। तो आखिर इस अजय राजा की शुरुआत कैसे हुई? आइए इसके शुरुआती सफर पर एक नजर डालते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोन के पेला में हुआ था। अब देखिए, जब वो सिर्फ 13 साल का था तो उसे पढ़ाने के लिए किसे बुलाया गया? खुद महान दार्शनिक अरस्तू को। उनके मार्गदर्शन में उसकी बुद्धि एकदम तेज हो गई और फिर महज 18 साल की उम्र में 338 ईसा पूर्व के चेरोनिया युद्ध में उसने अपनी घुड़सवार सेना का शानदार नेतृत्व किया। इसके सिर्फ 2 साल बाद, जब वो केवल 20 साल का था, उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई और सिकंदर अचानक राजा बन गया। सोचिए, एक शाही उत्तराधिकारी से सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक का ये सफर कितनी तेजी से तय हुआ। उसके बचपन का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जब सिकंदर सिर्फ 10 साल का था, तब उसने बुसेफ्लिस नाम के एक ऐसे घोड़े को काबू में कर लिया था जो अपनी ही परछाई से डरता था और जिसे कोई और छू तक नहीं पा रहा था। ये देखकर उसके पिता फिलिप इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई और बड़ा राज्य खोजना होगा। मैसेडोन तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये किस्सा एकदम सटीक तरीके से बताता है कि बचपन से ही सिकंदर कितना निडर और पक्के इरादे वाला था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिकंदर सिर्फ एक लड़ाका नहीं था। राजा बनने के बाद जब उसने ग्रीस में अपनी पकड़ मजबूत की, तो कोरिंथ में उसकी मुलाकात डायोजनस नाम के एक निंदक दार्शनिक से हुई। सिकंदर ने बड़ी शान से पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। इस पर डायोजनीज ने बेबाकी से जवाब दिया, बस थोड़ा किनारे हट जाओ, क्योंकि तुम मेरे हिस्से की धूप रोक रहे हो। कोई और राजा होता तो शायद गुस्सा कर जाता, लेकिन सिकंदर इस बेबाकी से इतना खुश हुआ कि उसने कहा, सच कहूं तो अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायोजनीज होना पसंद करता। क्या गजब का एटीट्यूड है ना? खैर, ग्रीस पर कब्जा करने के बाद सिकंदर की नजरें मुड़ी उस समय के सबसे शक्तिशाली दुश्मन की तरफ, विशाल फारसी साम्राज्य। 334 ईसा पूर्व में उसने अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। एशिया माइनर से आगे बढ़ते हुए गॉडियम नाम के शहर में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। वहां एक बहुत ही उलझी हुई गांठ थी, गॉडियन नॉट। किंवदंती ये थी कि जो भी इस अनसुलझी गांठ को खोल देगा वो पूरे एशिया का राजा बनेगा। अब सिकंदर ने इसे सुलझाने में घंटों बर्बाद नहीं किए। उसने बस अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में गांठ को 2 टुकड़ों में काट दिया। ये इस बात का साफ सबूत था कि सिकंदर पुराने नियमों को अपने हिसाब से मोड़ना बहुत अच्छी तरह जानता था। अब जरा सैन्य नजरिया देखिए। मैसेडोनियन सेना के सामने था विशाल फारसी साम्राज्य, जिसकी सेना गिनती में बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन मैसेडोनियन सेना की ताकत थी उनका जबरदस्त अनुशासन। वो फलैंगस नाम की एक खास फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सैनिक सारिसा कहलाने वाले 18 फीट लंबे भालों से लैस होते थे। सिकंदर ने अपने इसी कमाल के रणनीतिक कौशल से उन विशाल फारसी सेनाओं के एक-एक करके परखच्चे उड़ा दिए। आइए उन 3 बड़ी लड़ाइयों की बात करते हैं जिन्होंने पारसी राजा डेरियस तृतीय की पूरी ताकत को नेस्त नाबूद कर दिया। पहली 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस, दूसरी 333 ईसा पूर्व में इसिस, और फिर 331 ईसा पूर्व में गोगमेला का वो सबसे निर्णायक युद्ध, जहां सिकंदर ने भूगोल और अपनी रणनीति का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया कि डेरियस को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। इन 3 लड़ाइयों ने सच में इतिहास का रुख ही पलट दिया। हालांकि ये सारी जीतें शांतिपूर्ण बिल्कुल नहीं थी। फारस की राजधानी पर्सिपोलिस पर कब्जा करने के बाद वहां के एक बेहद शानदार ऐतिहासिक महल में भयंकर आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब इतिहास में ये बहुत विवादित है।
कुछ स्रोतों का मानना है कि ये महज शराब के नशे में हुई एक दुर्घटना थी, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये एथेंस की तबाही का जानबूझकर लिया गया बदला था। वजह चाहे जो हो, ये घटना सिकंदर की शानदार तर्कसंगतता और उसके अंदर पनप रही विनाशकारी प्रवृत्तियों के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाती है। फारस की सीमाओं को जीतने के बाद भी सिकंदर रुका नहीं। उसका अभियान मध्य एशिया और फिर भारतीय उपमहाद्वीप की अनजान सीमाओं की तरफ बढ़ता ही चला गया। लेकिन देखिए, जैसे जैसे ये साम्राज्य बड़ा हो रहा था, अंदरूनी परेशानियां भी बढ़ने लगी। सिकंदर ने प्रोस्काइनसिस जैसे फारसी तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए और रुखसाना नाम की एक बैक्ट्रियन कुलीन महिला से शादी कर ली। ये सब उसके पुराने मैसेडोनियन साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजतन सिकंदर के अंदर पैरानोया या कहीं शक इस कदर हावी हो गया कि उसने अपने ही भरोसेमंद जनरल परमेनीन को मरवा दिया और एक शराबी बहस में अपने सबसे करीबी दोस्त क्लीटस की हत्या कर दी। ये वाकई उसके पतन के शुरुआती संकेत थे। इन अंदरूनी कलहों के बावजूद युद्ध का मैदान उसे बुला रहा था। 326 ईसा पूर्व में भारत में उसका सामना राजा पोरस से हाइडस्पेस के युद्ध में हुआ। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। यहाँ सिकंदर की सेना का सामना पहली बार खूंखार युद्ध हाथियों से हुआ था। लेकिन सिकंदर की खासियत ही यही थी, उसने इस बिल्कुल नए और भयानक खतरे के खिलाफ तुरंत अपनी रणनीति बदल ली, जो उसके जबरदस्त सामरिक लचीलेपन को साबित करता है। मगर हर उल्कापिंड के चमकने की एक हद होती है। हाइफिसिस नदी के किनारे आकर ये अजेय रथ आखिरकार रुक गया। सामने विशाल नंद साम्राज्य की सेना थी और सालों साल लगातार लड़ने से थक चुकी सिकंदर की सेना ने अब आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। जैसा कि उसके जनरलों ने समझाया, सैनिक फिर से अपने माता पिता, अपनी पत्नियों, बच्चों और अपनी मातृभूमि को देखने के लिए तरस रहे हैं, और फिर सिकंदर को भारी मन से वापसी का फैसला लेना ही पड़ा। वापसी का ये सफर बहुत ही दर्दनाक था, जिसमें उसने अपने सबसे करीबी दोस्त हेफिस्टियन को भी खो दिया। और फिर बेबीलोन में आकर एक ऐसा रहस्यमय अंत हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। महज 32 साल, जी हाँ, सिर्फ 32 साल की उम्र, 323 ईसा पूर्व के जून में इतना विशाल और अजेय साम्राज्य खड़ा करने के बाद बेबीलोन में सिकंदर की अचानक मौत हो गई। ये इतिहास के सबसे हैरान करने वाले पलों में से एक है। उसने अपने पीछे एक इतना बड़ा साम्राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन उसे संभालने वाला कोई स्पष्ट या वैध उत्तराधिकारी नहीं था। आज तक उसकी मौत की असली वजह एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। कुछ ऐतिहासिक थ्योरीज साजिश की ओर इशारा करती हैं, जैसे कि उसे सफ़ेद हेलेबोर या स्टिक्स नदी के जहरीले पानी से मारा गया। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान इसे मलेरिया, टाइफॉइड, उसकी पुरानी गंभीर चोटों का असर या फिर बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से होने वाली पैंक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी मानता है। सच क्या है ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक निष्पक्ष नजरिए से देखें तो दोनों ही पहलुओं पर आज भी बहस जारी है। कहा जाता है कि अपनी मृत्युशैया पर जब उससे पूछा गया कि वो अपना साम्राज्य किसे सौंपना चाहता है, तो सिकंदर ने एक बहुत ही अस्पष्ट सा जवाब दिया, सबसे शक्तिशाली को। बस इसी एक वाक्य ने रातों रात तबाही मचा दी। इसने न सिर्फ उसके खून और परिवार के भविष्य को खत्म कर दिया, बल्कि उस पूरे एकीकृत साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तो इस उल्कापिंड के बुझ जाने के बाद दुनिया का क्या हुआ? आइए सिकंदर के पीछे छूटी उस विशाल हेलेनिस्टिक विरासत को समझते हैं, जिसने अगले 300 सालों तक दुनिया पर राज किया। सिकंदर की मौत के बाद उसके जनरलों के बीच सत्ता के लिए लगभग 40 सालों तक खूनी जंग चली, और अंत में उन्होंने इस विशाल साम्राज्य को मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांट लिया। मिस्र में टॉलेमिक साम्राज्य, सीरिया और फारस में सेल्यूसिस साम्राज्य और मैसिडोनिया में एंटीगोनिड साम्राज्य। इस तरह एक अखंड साम्राज्य कई टुकड़ों में बट गया। लेकिन साम्राज्य के बंटने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी विरासत जीवित रही, जिसे हम हेलेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है पूर्व फारसी साम्राज्य में यूनानी भाषा और संस्कृति का फैलना, जो बाद में स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर एकदम नई हाइब्रिड संस्कृति बन गई। कोयने ग्रीक उस समय की सबसे अहम संपर्क भाषा बन गई, और सिकंदर के नाम पर बसे अलेक्जेंड्रिया जैसे 20 से ज्यादा शहर ज्ञान, कला और व्यापार के सबसे बड़े केंद्र बन गए। इस सांस्कृतिक मेलजोल का असर इतना गहरा था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
दक्षिण और मध्य एशिया में ग्रीको बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जहां बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी कला की झलक देखने को मिली। ईसाइयों के न्यू टेस्टामेंट का कोइन ग्रीक में अनुवाद हुआ। पॉम्पी और जूलियस सीजर जैसे महान रोमन नेताओं ने उससे प्रेरणा ली। और तो और इस्लामी और पारसी परंपराओं में भी सिकंदर को एक बेहद खास मुकाम हासिल हुआ। तो आज की इस विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या सिकंदर की वो बेतहाशा महत्वाकांक्षा जिसने पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया, वो सांस्कृतिक एकीकरण का कोई महान वरदान थी, या फिर वो प्राचीन दुनिया के लिए अनगिनत मौतों और तबाही का एक क्रूर अभिशाप थी? इतिहास अक्सर जीतने वालों को महान का दर्जा दे देता है, लेकिन उस महानता की मानवीय कीमत क्या थी, ये हम सभी को सोचना है। खैर, इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।